हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बीपीएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 के इकोनॉमिक्स के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2011-12। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गाडगिल। चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। अगला है, निम्न में से सही का चयन करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, केलकर समिति करों में वृद्धि और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, ये चारों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर रेगनर नेकर्स। और इनका मानना था कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो ये सही है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना जो है शिवरमन समिति के सिफारिश पर 1982 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो ये भी कथन सही है। और वर्तमान में नाबार्ड भारत के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम उजाला योजना। अगला प्रश्न है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब हुआ, तो 1987 में। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन 1987 ईस्वी में हुआ था। और ट्राइफेड जो है वो जनजातियों को अपने उत्पादों को बेचने एवं उसका सही मूल्य दिलाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्माण। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक शामिल है। और इसका प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक को कब अपनाया गया, तो भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को 2010 में अपनाया गया था। 15 जुलाई 2010 के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आईआईटी गुवाहाटी के एसोसिएटेड प्रोफेसर उदय कुमार द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रतीक को अपनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकार की राजकोषीय नीति की।
बजट सरकार के राजकोषीय नीति का लेखपत्र होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकाल एवं मध्यकाल के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की 55.3% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और ये रिपोर्ट वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, चालू खाता घाटा या CAD क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा। चालू खाता घाटा देश में कुल निर्यात के कुल आयात से अधिक होने के कारण होने वाला घाटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,37,460.94 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात का स्रोत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात का स्रोत था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य एवं स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व व्यय। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.6%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% होगा। अगला प्रश्न है, उपयोगिता से अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का मतलब होता है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से, अर्थात कोई भी वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या लाभदायक हो, उपभोक्ता की आवश्यकता व इच्छा को तृप्त करने वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से 1956 ईस्वी में बना था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहायता से 1955 ईस्वी में बना था। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से 1964 ईस्वी में बना था और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से 1959 ईस्वी में बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम की जोत, ये सही है। छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जोत, ये भी सही है। और बड़ी जोत 5 हेक्टेयर से अधिक की जोत, तो ये गलत है। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक की जोत होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, M.N. राय के द्वारा। वर्ष 1945 में M.N. राय के द्वारा पीपल्स प्लान या जनवादी योजना का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक।
वर्ष 2020-21 में भारत में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कर्नाटक में हुआ था और वर्ष 2020-21 के अनुसार मक्के में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। अगला प्रश्न है, सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री मन्ना नारायण के द्वारा। वर्ष 1944 में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर गांधीवादी नेता श्री मन्ना नारायण के द्वारा गांधीवादी योजना पेश किया गया था, जिसमें कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं योजना। मध्याह्न भोजन की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में किया गया था, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 का कार्यकाल था, इसके अंतर्गत किया गया था और इसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा को लघु संसद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक योजना की शुरुआत की गई, जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17.7%। 2001 से 2011 के बीच भारत का दशकीय वृद्धि दर 17.7% था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ का लगभग 90% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध। वर्तमान में भारत दूध के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है और भारत का मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है और मांस उत्पादन में 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्याज दर। ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, जबकि करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण जो है वो राजकोषीय नीति का उपकरण है। अगला प्रश्न है, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध केंद्र के आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से है और इसकी शुरुआत मनसुख मांडवीय ने 18 अगस्त 1921 को किया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। बजट 2022-23 के अनुसार 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि का परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 करोड़। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए 6000 रुपये करोड़ का खर्च होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.9%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुन्नार मिर्डल।
वर्ष 1978 से 80 के बीच में अनवरत योजना लाया गया था और इस योजना का प्रतिपादन गुन्नार म्रीडल के द्वारा किया गया था और इन्होंने इसका प्रतिपादन अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया था। और अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2002 से 7। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, बच्चों को उचित भवन, शौचालय, पीने का पानी आदि की सुविधा प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 400। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत बिहार को 2 वंदे भारत रेलगाड़ी मिली है। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनन। खनन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण जो है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30% की दर से कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से हुई थी। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा $634 बिलियन। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $634 बिलियन था। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.84%। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्जित पटेल समिति। पहले मुद्रास्फीति के माप के लिए थोक मूल्य सूचकांक का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन उर्जित पटेल की समिति के सिफारिश पर थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग होने लगा। अगला प्रश्न है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ब्रिक्स का गठन जून 2009 को हुआ था और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, जबकि 1945 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व भुखमरी सूचकांक WHI कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड व वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भुखमरी के सूचकांक में 2021 में 116 देश शामिल थे, जिसमें भारत का रैंक 101 था।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1939 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। भारत सरकार ने 1939 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1964 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुई थी और यूटीआई अभी भी भारत का अग्रणी म्यूचुअल फंड है, जिसका नियंत्रण यूटीआई ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय 2 योजना में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। आर्थिक हल, युवाओं को बल और आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये 7 निश्चय 1 के कार्यक्रम के अंतर्गत है और 7 निश्चय 2 के अंतर्गत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये सम्मिलित है 7 निश्चय 2 बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 19.5% था। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39,191.87 करोड़। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए 39,191.87 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशों से प्राप्त उपहार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और विदेशों से प्राप्त उपहार किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमत में वृद्धि, शेयर तथा डिबेंचर्स, चाहे ये उसी वर्ष ही निर्गत क्यों नहीं किए गए हों, इत्यादि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में एलपीजी नीति को अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में एलपीजी नीति को 1991 में अपनाया गया था और उस समय वार्षिक योजना, जिसका कार्यकाल था 23 अप्रैल 1990 से मार्च 1992 चल रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी संस्थागत निवेशक से। पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेशकों को जारी किए गए वित्तीय साधन हैं जो भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया था और इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना व महिला शिक्षा को बढ़ाकर उनका सशक्तिकरण करना है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और उसके लास्ट में महाराष्ट्र, 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45,734.52 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.82%। अगला प्रश्न है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति निम्न में से किस अवधि के लिए लागू की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2021 से 26 के लिए। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 के लिए लागू की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011-12। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट 2011-12 में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति। और सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में हुआ था और लकड़ावाला समिति का गठन 1979 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। जबकि विजय केलकर समिति का संबंध कर संरचना से है और तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1994 में। वर्ष 1994 में भारतीय रुपया चालू खाते के लेन देन के लिए पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया, जिसका मतलब है कि मुद्रा का सीमा पार आवाजाही पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PGY की शुरुआत वर्ष 2000 में 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करना है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का सबसे गरीब राज्य हमारा बिहार राज्य है और इस सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक तमिलनाडु है, 4879 मेगावाट। ठीक है। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर गुजरात है और चौथे नंबर पर कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरेवाला समिति। SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसकी स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर
1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल है तो शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। ये तीनों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण में शामिल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 3। और शिशु ऋण के अंतर्गत 50,000 तक, किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक और तरुण ऋण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण आवंटित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि सरकार अपनी घाटे की आपूर्ति के लिए आरबीआई से कर्ज के रूप में धन लेती है, उस घाटे को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौद्रीकृत घाटा। मौद्रीकृत घाटे का मतलब है आरबीआई प्राथमिक बाजार में सरकारी बांड खरीदता है और ऋण के वित्त पोषण के लिए अधिक धन प्रिंट करता है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य एवं निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.4%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा है 1.4%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा, तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, सिडबी की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु। और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। अगला प्रश्न है, रेपो दर वह दर है जिस पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। अगला प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था और इसका गठन 1938 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इफ़को क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। इफ़को एक भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है और इफ़को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेणुगोपाल समिति। वेणुगोपाल समिति का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41,387 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितनी पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में और 8वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई। तो पहली में, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में और 8वीं में। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, सीआरआर में वृद्धि और एसएलआर में वृद्धि मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपाय हैं, जबकि करारोपण में वृद्धि और सार्वजनिक व्यय में कमी मुद्रास्फीति नियंत्रण के राजकोषीय उपाय हैं। अगला प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जुलाई 1991 को। भारत में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करने की घोषणा
नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 24 जुलाई 1991 को की गई थी। अगला प्रश्न है राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट के अनुसार 2023 तक केंद्र व राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 60%। FRBM एक्ट के तहत कुल ऋण GDP का 60% रखने की बात की गई है, जिसमें केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक समूह में कितने संगठन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। विश्व बैंक समूह में 5 संगठन हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद IDA। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। चौथा है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था MIGA। और पांचवा है निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन ICSID। अगला प्रश्न है BSE ग्रीनएक्स इंडेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25। BSE ग्रीनएक्स इंडेक्स में 25 कंपनियां शामिल हैं और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और उस समय इसमें 20 कंपनियां शामिल थीं। अगला प्रश्न है यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो प्राथमिक घाटा बचेगा। अगला प्रश्न है कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2011-12। कोर उद्योग के अंतर्गत 8 उद्योग हैं जिनके सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12 और 8 कोर उद्योग हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, इलेक्ट्रिसिटी। अगला प्रश्न है गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 सितंबर 2005 को। नरेगा 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न है बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2020-21 में। देश का पहला ग्रीन बजट 2020-21 में पास हुआ था। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 100। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6135.62 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदन या मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2023। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? तो 1986-87। अगला प्रश्न है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों के अनुसार ये चारों पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल सेवाएं समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आता है।
इसके अलावा इसके अंतर्गत स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और स्वास्थ्य चेकअप भी आता है। और समन्वित बाल विकास परियोजना की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 के लिए किया गया था तथा दूसरी बार कांग्रेस की सरकार के द्वारा 1980 से 85 के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भागवती समिति का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी के अनुमान से। योजना आयोग द्वारा भागवती समिति का गठन किया गया था जो कि बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उर्वरक उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उर्वरक उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, जबकि उर्वरक उपभोग में भारत का स्थान दूसरा है। और उर्वरक उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है और नंबर 2 पर अमेरिका है और नंबर 3 पर भारत है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंधों को निम्न में से किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलिप्स वक्र के द्वारा। और लॉरेंस वक्र के द्वारा आर्थिक विषमता को दर्शाया जाता है। लॉफर वक्र के द्वारा करारोपण की दर एवं कर राजस्व के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। और कुजनेट्स वक्र के द्वारा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं आय विषमता के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आय का अंतर 40%। तो ये गलत है, आय का अंतर जो है वो 45% है, जबकि जनसंख्या की हिस्सेदारी 15% है, क्षेत्रफल 15%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%। ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यातकों से। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष तक लगातार निर्यात में बेहतर उपलब्धि वाले निर्यातकों को गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र दिया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया? तो फेमा 1 जून 2000 ईस्वी से प्रभाव में आया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना निम्न में से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू, इन चारों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के बजटीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण के द्वारा। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया था और इन्होंने ये भाषण 1 फरवरी 2020 को दिया था और इस भाषण की कुल अवधि है 2 घंटा 41 मिनट। और इनसे पहले ये रिकॉर्ड जसवंत सिंह के नाम था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो IMF का हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन डीसी में, WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ADB बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि आय की गणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन विधि से। भारत की कृषि आय की गणना उत्पादन विधि से की जाती है। अगला प्रश्न है, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूति। गिल्ट एज्ड मार्केट सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अर्थव्यवस्था में
आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और जन योजना 1945 ईस्वी में एम रॉय के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें 3 कथन दिया हुआ है और इसमें असत्य कथन की पहचान करें बोल रहा है। तो पहला कथन है, भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले 1840 ईस्वी में बेतिया बिहार में लगाया गया था। तो ये गलत है। महाराष्ट्र भारत में शीर्ष गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। तो ये कथन सही है। और वर्तमान में ब्राज़ील विश्व में शीर्ष चीनी उत्पादक राष्ट्र है। तो ये कथन भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, भारत के बजटरी इतिहास में किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973 के बजट को। वर्ष 1973 में वित्त मंत्री यशवंतराव वी चौहान के द्वारा 550 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत करने के कारण 1973 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लगातार निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। जो व्यक्ति निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं वो चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए। विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में यूएसए शीर्ष पर है और प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण रूस में है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जारी एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य से। एबीसी सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य से है। अगला प्रश्न है, 13 जनवरी 2016 को शुरू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्न में किस फसल को शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक और बागबानी, इन चारों तरह के फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई है। ये डेट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, जबकि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, वर्ल्ड वेज रिपोर्ट और विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आईएलओ के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16,134.39 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम पंचवर्षीय योजना, जिसका काल था 1974 से 1978 और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन, आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता घोषित करना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी के द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमि धारक देश हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, उसके बाद भारत में, फिर चीन और रूस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई और उस समय भारत के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज दर कम करना। ब्याज दर कम करने से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, जिससे उपभोग, निवेश एवं तरलता में वृद्धि होगी, जो कि मुद्रास्फीति को कम करने की जगह बढ़ा देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के काल अनुक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। तो सबसे पहले है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR। इसकी स्थापना 1987 को हुआ था। उसके बाद है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI। इसकी स्थापना 1948 को हुआ था। उसके बाद है भारतीय लघु उद्योग विकास निगम। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी को हुआ था। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1964 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है, आहार क्रांति मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आहार क्रांति मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मांडवीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे GST वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली उत्पाद एवं मानव उपयोग के लिए अल्कोहल को GST से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न है, किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुले बाजार की क्रिया। साख राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण हैं। खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाएं। किसी भी प्रकार की सेवाओं को चालू खाता के अदृश्य मद के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WEF, विश्व आर्थिक मंच। और विश्व आर्थिक मंच 2006 से प्रतिवर्ष ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट जारी करता आ रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के अंत में लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28.65%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन की गतिविधियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल जीवन हरियाली। बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी, कल्याण विभिन्न वर्गों का। और इन 6 सूत्रों पर
वर्ष 2022-23 में विशेष फोकस रहेगा। अगला प्रश्न है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2000 में। 1 अप्रैल 2000 को भारत में पहली बार SEZ की नीति की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य FDI को बढ़ाना एवं निर्यात को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, प्रतिछाया बैंकिंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFCs द्वारा बैंकिंग जैसी सेवाएं देना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति का गठन कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव के लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, RV गुप्ता समिति। कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु RV गुप्ता समिति का गठन RBI द्वारा दिसंबर 1997 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटा से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने से प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष कर और प्रगतिशील कर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में आयकर प्रत्यक्ष कर और प्रगतिशील कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसा देश जिसे बकाया कर्ज के ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़े, उसे ऋण जाल में फंसा हुआ देश कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, PPP के आधार पर वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर की। वर्तमान में PPP के आधार पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर की है, जो कि $92,270 है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी के खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगराजन समिति। योजना आयोग के द्वारा 2012 में गठित रंगराजन समिति ने कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मापदंड बनाने से परहेज की बात कही है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता अनुपात था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 46.4% था। अगला प्रश्न है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP के निर्धारण हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्यह्रास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। सिडबी की स्थापना 1990 से 92 वार्षिक योजना के अंतर्गत, तो यह सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति की शुरुआत, तो ये गलत है। हरित क्रांति की शुरुआत वार्षिक योजना 1966 से 69 के दौरान की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना भूमिगत नाभिक के परीक्षण, तो ये भी गलत है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में भूमिगत नाभिक के परीक्षण नहीं हुआ था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में 1974 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ये सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। बी और सी जो है गलत है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के साथ प्रकाशित होने वाले लैंगिक समानता सूचकांक के आयामों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय।
मानव विकास सूचकांक के साथ प्रकाशित होने वाले लैंगिक असमानता सूचकांक के अंतर्गत मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण आयामों को शामिल किया गया है, जो कि स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का आधार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास का आधार पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संभावनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार में सहायक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि उपज की अधिकता, शहरीकरण का विस्तार, एकल परिवार एवं महिला श्रमिकों में वृद्धि, खाद्य उत्पादों पर अधिक व्यय। ये चारों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार में सहायक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले इंपीरियल बैंक 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद जीआईसी, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 4, 3, 1। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में किस समिति के सिफारिश पर मिला दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवेक देबरॉय समिति। विवेक देबरॉय समिति के सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में मांग घटने से मुद्रास्फीति की दर के घटने एवं बेरोजगारी दर के बढ़ने की स्थिति कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुस्ती या स्लोडाउन। अर्थव्यवस्था में मांग घटने से मुद्रास्फीति की दर घटने एवं बेरोजगारी दर के बढ़ने की स्थिति को सुस्ती या स्लोडाउन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12 रुपया प्रति माह है। तो ये कथन गलत है। इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12 रुपया प्रति वर्ष है, जबकि बाकी के दिए हुए कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.4%। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91,180.60 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6400 करोड़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2002 से 2007। अगला प्रश्न है, व्यापार सुगमता सूचकांक कितने मापकों पर तैयार किया जाता है, तो 10।
व्यापार सुगमता सूचकांक 10 मापकों पर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस बंदरगाह का नामकरण अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, इसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2011-12। वर्ष 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है, वर्तमान में सिंचाई साधनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं है। तो ये कथन गलत है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है। तो ये सही है। बादामी क्रांति का संबंध मूंगफली के उत्पादन से है। तो ये कथन गलत है। बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत में स्पेशल इकोनॉमी जोन की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई? तो वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है और क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर है तो ये सभी आय समूहों को सामान्य रूप से प्रभावित करता है, अतः इसकी प्रकृति प्रतिगामी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। PR खन्ना समिति NPA की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु ये सही है। RV गुप्ता समिति कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु ये भी सही है। PR नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु ये भी सही है। अभिजीत सेन समिति लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना, तो ये भी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, पहला डिजिटल बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। पहला डिजिटल बजट उत्तराखंड के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारे कथन सही हैं। तो पहला कथन है, इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे। तो ये सही है। इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है। तो ये भी सही है। इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये का है। तो ये भी सही है। और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, PM गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, और चौथा है निवेश का वित्त पोषण। तो ये चारों जो हैं संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस या किन उपाय या उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करों में वृद्धि और व्यय में कमी। करों में वृद्धि और व्यय में कमी से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, बी और सी।